Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मुडुमलाई टाइगर रिजर्व बफर। तो जो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व बफर है इसके बारे में हम जानेंगे। An invasive Senna spectabilis, an exotic tree, has taken over between 800 and 1200 hectares of the buffer zone of the Mudumalai Tiger Reserve in the picturesque Nilgiri Hill District. जो एक इन्वेसिव स्पीसीज है आपका कौन सा, तो सेना स्पेक्टेबिलिस जो कि एक एक्जोटिक ट्री है, ये टेकन ओवर कर लिया है 800 से 1200 हेक्टर जो था आपका बफर जोन मुडुमलाई टाइगर रिजर्व का, जो कि आपका नीलगिरी हिल डिस्ट्रिक्ट में है। What is invasive species? Invasive species से आप क्या समझते हैं? An invasive species is an organism that is not indigenous or native to a particular area. Invasive species can cause great economic and environmental harm to the new area. जो इन्वेसिव स्पीसीज होता है जैसा कि इसके नाम है, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वहां का इंडाइजेनस व नेटिव नहीं होता है पार्टिकुलर एरिया के लिए। इन्वेसिव स्पीसीज जो है उसके कारण ग्रेट इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल हार्म हो सकता है नए एरिया पे। सेना स्पेटाबिलिस के बारे में हम जान ले जो वहां का इन्वेसिव स्पीसीज बन गया है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑर्नामेंटल स्पीसीज एंड फॉर यूज एज ए फायरवुड फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। द स्पीसीज हैज बिकम हाईली इन्वेसिव इन द सिगुर प्लेटू इन बोथ द कोर एंड बफर जोन ऑफ द एमटीआर। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक ऑर्नामेंटल स्पीसीज के तौर पे और इसका उपयोग किया जा रहा था फायरवुड के लिए साउथ और सेंट्रल अमेरिका पे। ये जो स्पीसीज है काफी ज्यादा हाईली इन्वेसिव है सिगुर प्लेटू पे, दोनों ही कोर और बफर जोन जो है आपका मुडुमलाई टाइगर रिजर्व पे वहां पे स्प्रेड कर चुका है। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व is located in the Nilgiri district of Tamil Nadu, state of the tri-junction of three states, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. जो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व है आपका ये लोकेटेड है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के, जो कि आपका ट्राई जंक्शन एरिया है तीन स्टेट का, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का। इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। और ये जो आपका टाइगर रिजर्व है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, ये आपका पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व था भारत का। It is surrounded by Wayanad Wildlife Sanctuary Kerala in the west, Bandipur National Park Karnataka in the north, Mukurti National Park and Silent Valley in the south. और ये आपका सराउंडेड है वायनाड वाइल्ड सेंचुरी है जो केरला का वेस्ट में, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका का नॉर्थ पे और मुकुर्ती नेशनल पार्क साइलेंट वैली इसके साउथ में है। ये आप मैप में देख सकते हैं जो मुडुमलाई नेशनल पार्क का लोकेशन कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल पार्क है किस स्टेट में लोकेटेड है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो डायरेक्ट आपको मेमोराइज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमूर फाल्कन हंटिंग बैंड इन मणिपुर। जो अमर फैल्कन है उसका हंटिंग को बैन कर दिया गया है मणिपुर पे, जानेंगे हम इसके बारे में, फिर इससे रिलेटेड लॉस क्या है। दी हंटिंग, किलिंग एंड सेल ऑफ अमर फाल्कन हैव बीन बैंड इन मणिपुर। तो किस स्टेट में बैन किया गया, डायरेक्ट भी क्वेश्चन सेम हो सकता है। तो जो हंटिंग है, किलिंग है या सेल है अमर फाल्कन का, इसका बैन कर दिया गया मणिपुर पे। लोकली नोन एज अकुपुनिया, द अमूर फाल्कन अराइव मेनली इन मणिपुर एंड नागालैंड on his southbound migration from breeding ground in North China, Eastern Mongolia and Far East Russia to its wintering ground in South Africa. लोकली इसको अक्यूपुआना के नाम से भी जानते हैं हम। ये अमूर फाल्कन है, ये अराइव करता है मेनली मणिपुर और नागालैंड में। इसके साउथ बाउंड माइग्रेशन जो होता है ब्रीडिंग ग्राउंड नॉर्थ चाइना से, ईस्टर्न मंगोलिया और फार ईस्ट रशिया से, इसके रूट के दौरान विंटरिंग ग्राउंड जो है इसका साउथ अफ्रीका से। ओवर 2 लाख अमूर फाल्कन कम ईच ईयर टू मणिपुर अलोन। और 2 लाख से अधिक जो है अमूर फाल्कन का स्पीसीज हर एक साल मणिपुर पे आता है। रिलेटेड इससे न्यूज क्या है, लॉज क्या है, आई मीन The Manipur Wildlife Protection Act 1972. The act has been it clear that these migratory birds cannot be hunted, sold or killed. Those who disobey it will be pulled up. मणिपुर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है ये क्लियर करता है कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड है इसको हंट, सोल्ड या किल नहीं किया जाएगा। जो भी डिसोबे करेंगे उनको पुल्ड अप किया जाएगा। द माइग्रेटरी बर्ड इज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल 4। ये जो माइग्रेटरी बर्ड है इसको प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत और इसको रखा गया है शेड्यूल 4 में। Hunting of the birds or processing their meat is punishable with imprisonment of up to 3 years or a fine of up to ₹5,000। और अगर आप हंट करते हैं इस बर्ड को या प्रोसेस करते हैं इसको मीट को तो पनिशेबल है ये, इसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल का या फाइन हो सकता है ₹5,000 का। अमूर फाल्कन का साइंटिफिक नेम जो है आपका फैल्को एमोनेसिस है। ये ब्रीड करता है साउथ ईस्ट रशिया और नॉर्थर्न चाइना पे, माइग्रेट करता है वेस्ट से इंडिया की ओर, अरेबियन सी से साउथर्न अफ्रीका तक। आयुसियन रेड लिस्ट में अगर इसके स्टेटस की बात हम करें तो इसको लिस्ट कॉन्सन में रखा गया है, तो आयुसियन में किस कैटेगरी पर रखा गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एला भट्ट। तो हम जानेंगे एला भट्ट के बारे में। एला बेन भट्ट 89 years, noted Ghanaian leading women empowerment activist and renowned founder of the self-employed women association सेवा, passed away recently।
जो एलेवन भट्ट है जिनकी उम्र 89 ईयर्स थी, जो कि नोटेड गांधीयन लीडिंग वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट और रिनोन फाउंडर थी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा की, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके जीवन के बारे में हम जान लें। लाइफ ऑफ एलेवन भट्ट। Born in Ahmedabad in 1933, she studied law and joined the legal cell of the Mazur Mahajan Sangh और the Textile Labor Association। इनका जन्म 1933 पे हुआ था। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, ज्वाइन किया था उन्होंने लीगल सेल को, मजूर महाजन संघ या टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को। भट्ट फाउंडेड सेवा इन 1972 विथ हैज सिंस वर्क एट एन एम्पावरिंग वुमेन इन वेरियस वे। और भट्ट ने फाउंड किया था सेवा को, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन को 1972 पे। उसके बाद से वो वर्क कर रही थी एम्पावर करने के लिए वुमेन को अलग अलग तरीकों से। शी वॉज फेलिसिटेटेड विद द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड रामोन मैग्सेसी अवार्ड, द इंदिरा गांधी पीस प्राइज एंड मेनी अदर एक्कोलेज। उनको दिया गया था बहुत सारा अवार्ड, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, रामोन मैग्सेसी अवार्ड, इंदिरा गांधी पीस प्राइज और भी अवार्ड उनको दिया गया था। शी वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन द 1980s। और वो मेंबर रह चुकी है राज्यसभा के भी और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की 1980s में। She served as the World Bank advisor and addressed the United Nations General Assembly। उन्होंने सर्व किया वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर के तौर पे भी और एड्रेस किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। She propounded the idea of 100 Mile Community in her book अनुबंधी बुल्डिंग 100 Mile Community published in 2015। इस बुक किसके द्वारा लिखा गया, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो उन्होंने प्रोपाउंड किया था जो आइडिया है 100 माइल कम्युनिटीज का अपने बुक में, अनुबंध बुल्डिंग 100 माइल कम्युनिटी, जिसको पब्लिश किया गया था 2015 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्विक्टेड लेजिस्लेचर एंड देयर डिस्क्वालिफिकेशन। तो हम जानेंगे जो कन्विक्टेड लेजिस्लेचर है और क्या ग्राउंड है उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर उनसे रिलेटेड न्यूज को। टू उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटर वेर कन्विक्टेड ऑन क्रिमिनल चार्जेस इन रिसेंट डेज बट ओनली वन ऑफ देम हैज बीन डिस्क्वालिफाइड। दो जो उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटर है उनको कन्विक्ट किया गया है क्रिमिनल चार्जेस में हाल फिलहाल के दिनों पे, लेकिन उनमें से एक को ही डिस्क्वालीफाई किया गया है। When does conviction attract disqualification? तो कब जो है कन्विक्शन अट्रैक्ट करता है डिस्क्वालिफिकेशन को। सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कंटेन प्रोविजन एम्ड एट डिक्रिमिनलाइजिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जो सेक्शन 8 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, ये कंटेन करता है प्रोविजन को जिसका मकसद है डिक्रिमिनलाइज करना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल केसेस दैट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन कन्विक्शन। दो कैटेगरी है क्रिमिनल केसेस का जो कि अट्रैक्ट करता है डिस्क्वालिफिकेशन को अगर कन्विक्शन होता है तो। इसको हम समझेंगे। ऑफेंसेस दैट इंटेल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर अपॉन एनी कन्विक्शन। जो ऑफेंसेस है जो कि इंटेल करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन को 6 ईयर के पीरियड के लिए किसी भी कन्विक्शन के बाद। If the punishment is a fine, the 6-year period will run from the date of conviction. But if there is a present sentence, the disqualification will begin on the date of conviction and will continue up to the completion of 6 years up till the date of release from jail. अगर पनिशमेंट फाइन है तो जो 6 ईयर का जो पीरियड होगा वो रन करेगा डेट ऑफ कन्विक्शन से। लेकिन अगर प्रिजन को सेंटेंस होता है, अगर दोषी को सजा होती है तो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कन्विक्शन के डेट के दिन से स्टार्ट होगा और तब तक चलेगा जब कंप्लीट होगा 6 ईयर उसका डेट ऑफ रिलीज होने के बाद से जेल का। All other criminal provision from a separate category under which mere conviction will not entail disqualification। और बाकी जितने भी क्रिमिनल प्रोविजन है सेपरेट कैटेगरी पे सिर्फ जिसमें mere conviction है उसको वो नहीं इंटेल करता डिस्क्वालिफिकेशन को। A sentence of at least 2 years in prison is needed to incur such qualification। और कम से कम 2 साल की सजा जो है प्रिजन की वो जरूरी है अगर डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो। इज देयर लीगल प्रोटेक्शन फॉर लेजिस्लेटर अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन? क्या कोई लीगल प्रोटेक्शन है लेजिस्लेटर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ? Under Section 8 Clause 4 of the Representation of People Act, legislature could avoid immediate disqualification। जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसमें लेजिस्लेचर जो है वो अवॉइड कर सकते हैं इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन को। बट इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन क्लॉज 4 ऑफ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, thus removing the protection enjoyed by lawmaker। लेकिन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था क्लॉज 4 को, कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस कारण जो प्रोटेक्शन जो कि एंजॉय किया जा रहा था लॉ मेकर के द्वारा ये खत्म हो गया। कैन द डिस्क्वालिफिकेशन में बी रिमूव? क्या डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू स्टे नॉट ओनली द सेंटेंस बट ऑल्सो द कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो स्टे कर सकता है सिर्फ सेंटेंस को नहीं बल्कि जो कन्विक्शन है पर्सन का उसको भी। इन सम रेयर केसेस कन्विक्शन हैज बीन स्टेड टू इनेबल द एपिलेट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। और कुछ केसेस में जो कन्विक्शन है उसको रोक दिया गया, ये इनेबल करता है एपिलेंट को कि वो कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन को। इन सम रेयर केसेस कन्विक्शन हैज बीन स्टेड टू इनेबल द एपिलेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन।
कुछ केसेस में आपको पता ही चल गया कि जो कन्विक्शन है उसको रोक दिया गया था ताकि वो लड़ सके इलेक्शन को। क्या पावर है इलेक्शन कमीशन का इससे रिलेटेड? अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड रीजन एंड आइदर रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ ए पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन। और जो सेक्शन 11 इस एक्ट का, उसके अंतर्गत जो इलेक्शन कमीशन है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं रीजन को, और या रिमूव कर सकते हैं और कम कर सकते हैं जो पीरियड है पर्सन के डिस्क्वालिफिकेशन का, जैसे कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर एस तमांग के केस में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पहाड़ी एथनिक ग्रुप। हम जानेंगे पहाड़ी एथनिक ग्रुप के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एनसीएसटी हैज नाउ क्लियर द वे for the inclusion of Pahari ethnic group in the scheduled tribe list of the Union Territory of Jammu and Kashmir। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है एनसीएसटी, उन्होंने क्लियर कर दिया है रास्ता को ताकि इंक्लूड किया जा सके पहाड़ी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि रिलेटेड है शेड्यूल ट्राइब से, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म और प्रोवाइड ए क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं डिफाइन करता है इस टर्म को, ना ये प्रोवाइड करता है क्राइटेरिया को जो कि रिकॉग्नाइज करता हो शेड्यूल ट्राइब को। आर्टिकल 342 इंपावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो नोटिफाई करे इस टाइप के ट्राइब्स को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये पावर, आर्टिकल 342 के द्वारा दिया गया है। और किसको? तो प्रेसिडेंट को। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एनसीएसटी वाज सेट अप इन 2004 बाय इंसर्टिंग ए न्यू आर्टिकल 338A इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है एनसीएसटी, इसको सेटअप किया गया था 2004 में, इंसर्ट करके एक न्यू आर्टिकल को, आर्टिकल 338 क्लॉज ए को कॉन्स्टिट्यूशन में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से Pahari community are people speaking the local Pahari language and is cover term for a number of heterogeneous community inhabiting the Indian region of Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Himachal Pradesh। जो पहाड़ी कम्युनिटी है वो पीपल है जो कि बोलते हैं लोकल पहाड़ी लैंग्वेज को, और ये कवर करते हैं नंबर ऑफ हेट्रोजेनियस कम्युनिटी को जो कि इनहेबिट कर रहे हैं इंडियन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के। ये जो है करंटली जम्मू एंड कश्मीर में 12 कम्युनिटीज ऐसे हैं जिनको कि नोटिफाई किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के तौर पे। क्या प्रोसीड्यूर है प्रोवाइड करने का शेड्यूल ट्राइब स्टेटस किसी भी कम्युनिटी को? तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए गवर्नर या जो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो रिकमेंडेशन देते हैं। एनसीएसटी और आरजीआई जो है इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर भेजते हैं प्रपोजल एनसीएसटी के पास उसके परमिशन के लिए। जो नोड होता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, वो भी जरूरत है इसके लिए। और लेजिस्लेचर के लिए जो मिनिस्ट्री है उसको आवश्यक है कि वो एक बिल लाए पार्लियामेंट में अमेंड करने के लिए रेस्पेक्टिव एसटी ऑर्डर को। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1989 का उपयोग किया गया है। फाइनली जो प्रेसिडेंट होता है वो नोटिफाई करता है रिवाइज शेड्यूल को, जैसा कि उनको एम्पावर किया गया आर्टिकल 342 के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट डाटा सेंटर। तो हम जानेंगे इंडिया के पहले डाटा सेंटर के बारे में। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 was established recently। जो नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है योटा D1, इसको स्टैब्लिश किया गया है। तो ये कहाँ का है, वो क्या है योटा D1, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो इंडिया का पहला नॉर्थ इंडिया का डाटा सेंटर है योटा D1। योटा D1 features internet peering exchange and direct fiber connectivity to and from global cloud operator, making it extremely useful for global connectivity. It will help in accessing services like public cloud service, cyber security and disaster recovery। जो योटा D1 फीचर्स है इंटरनेट पेयरिंग एक्सचेंज और डायरेक्ट फाइबर कनेक्टिविटी का टू एंड फ्रॉम ग्लोबल क्लाउड ऑपरेटर्स है। ये इसको बहुत ज्यादा यूजफुल बनाता है ग्लोबल कनेक्टिविटी के नजरिए से। ये मदद कर रहा है एक्सेस करने में सर्विस को, जैसे कि पब्लिक क्लाउड सर्विस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर रिकवरी हो गया। डाटा सेंटर होता क्या है? A data center is a facility that centralizes an organization's shared IT operation and equipment for the purpose of storing, processing and disseminating data and application। जो डाटा सेंटर है ये एक फैसिलिटी है जो कि सेंट्रलाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्ड आईटी ऑपरेशन को, इक्विपमेंट को, जो पर्पस है स्टोर करने का, प्रोसेस करने का और डिसेमिनेट करने का डाटा और उस एप्लीकेशन को। नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा सेंटर, क्या आवश्यकता है, क्या सिग्निफिकेंस है डाटा सेंटर का? टू इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 50 मेगावाट अगेंस्ट करंट 400 मेगावाट। ये इंक्रीज करेगा स्टोरेज कैपेसिटी को जो 250 मेगावाट का है उसका करंट 400 मेगावाट तक। ये जो है बैकड्रॉप में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का क्रिएट किया जा रहा है कैबिनेट को इन्वेस्टमेंट के लिए। जो पॉलिसी है वो ध्यान रखेगा कि बिल्ड किया जाए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को, किस चीज के लिए? तो इसमें सिंप्लीफाई किया जाएगा लैंड अलॉटमेंट प्रोसीड्यूर को, जो प्रोसीड्यूर होगा एवेलिंग इलेक्ट्रिसिटी को, और ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन्वेस्टर को। लेकिन कुछ कंसर्न भी है इसको लेके। तो क्या कंसर्न है? जो कंसर्न है सिक्योरिटी ऑफ डाटा को लेके, ये अभी भी है, क्योंकि जो सेंट्रलाइजेशन है बहुत ज्यादा डाटा का, इसका मतलब है बहुत ज्यादा रिस्क है साइबर अटैक का।
और एक कम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत ही जरूरी है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स के लिए। जो डाटा सेंटर है वो तैयार कर रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 के लिए भारत को, लेकिन चिंता है कि इसको एड्रेस करना जो डाटा डिसेंट्रलाइजेशन मेजर्स है ये भी करने की आवश्यकता है एज कंप्यूटिंग और बाकी सब तरीकों के माध्यम से, ताकि डाटा डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.